presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. चैप्टर 17 फल प्ररक्षण तकनीक अंक 2। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूं और मैं आपको आज फसल उत्पादन का चैप्टर क्रमांक 17 फसल उत्पादन का चैप्टर क्रमांक 17 आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है फल प्ररक्षण तकनीक। क्या नाम है चैप्टर का? फल परिरक्षण तकनीक, यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक। और यह आपका अंक 2 का आता है, यानी यहाँ से आपको 2 नंबर का प्रश्न आपको प्राप्त होगा। तो चैप्टर 17 फल परिरक्षण तकनीक, फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक, अंक 2। यहाँ से हमारा आज हम देखते हैं, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला फल परिरक्षण से हम क्या पढ़ेंगे? तो फल परिरक्षण या सब्जी परिरक्षण दोनों एक ही बात है। चाहे तो वो पूछेगा सब्जी परिरक्षण के बारे में बताइए या फल परिरक्षण के बारे में, तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है? फल एवं सब्जी परिरक्षण किसे कहते हैं और इसके लाभ बताइए तथा इसकी कमी से कौन कौन सी हानि होती है। या कमी बताइए या हानि बताइए या सीमाएं, ये क्या है? निगेटिव पॉइंट है तीनों के तीनों। तो हम देखते हैं फल परिरक्षण। फल एवं सब्जी परिरक्षण, तो हम देख रहे हैं फल एवं सब्जी परिरक्षण। तो फल एवं सब्जी परिरक्षण क्या है? फल एवं सब्जियों को थोड़े समय से लेकर फल एवं सब्जियों को थोड़े समय से लेकर अधिक समय तक सुरक्षित रखना या संरक्षित करना ही फल संरक्षण कहलाता है। यानी जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, उनको कम समय से यानी जल्दी से खराब हो जाती हैं, अब उनको जो अधिक समय तक वो सुरक्षित रखी जाए, ऐसे काम करना ही क्या कहलाता है? फल परिरक्षण कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि फल एवं सब्जियों को कम समय से लेकर अधिक समय तक अच्छे ढंग से सुरक्षित या संरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है? फल परिरक्षण कहलाता है। अब इसके देखते हैं कि इससे लाभ क्या है कि अगर हम फलों का परिरक्षण करेंगे तो क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई फल परिरक्षण से हमें लाभ क्या है। तो फल परिरक्षण के लाभ देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम, जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते हैं वहां परिरक्षित वहां फलों को परिरक्षित करके भेजा जा सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारी जगह जहाँ पे फल पैदा नहीं होते, जैसे सेब की बात करें तो सेब हमारे यहाँ पैदा नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? जहाँ पर सेब होते हैं वहां पर क्या करेंगे? उन फलों को क्या करेंगे? परिरक्षित करके भेजा जा सकते हैं। फलों का परिरक्षण करेंगे और परिरक्षण करने के बाद उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, फल परिरक्षण से स्वादिष्ट एवं फल हमें साल भर प्राप्त होते रहते हैं।
सॉरी ताजे नहीं, यहाँ पे हम पौष्टिक लिखेंगे। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पौष्टिक फल प्राप्त होते रहते हैं। तो फल परीक्षण से हमें क्या प्राप्त होता है? स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल, यानी पूरे साल हमें क्या प्राप्त होंगे? स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल प्राप्त होते रहते हैं। नंबर 3, फलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। फलों को क्या किया जा सकता है? यानी अगर हम फलों एवं सब्जियों का परीक्षण करेंगे तो फलों और सब्जियों को खराब होने से भी बचाया जा सकता है। तो ये तो इसके अलावा 2 नंबर का प्रश्न है, 2 पॉइंट पूछेगा आपसे। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं, अब इसके हानि देखते हैं। हाँ, अब इसके बारे में हम क्या देख रहे हैं? हानि। क्योंकि फल परीक्षण की हानि क्या है, या हानि को हम सीमाएं भी बोलते हैं, इसकी सीमाएं क्या है? तो पहला पॉइंट है फल परिरक्षण के लिए, फल परिरक्षण के लिए फलों की, अच्छे फलों की कमी होना। फल प्रदर्शन के लिए अच्छे फलों की कमी होना। पहला है कि फल प्रदर्शन के लिए हमारे पास क्या है? फलों की कमी। फलों का मतलब है यहाँ पे माल की कमी, यानी जो हमें कच्चा माल चाहिए वो उसकी क्या है? यहाँ पे कमी होती। नंबर 2, डिब्बाबंदी के लिए अच्छे फलों की कमी होना। यानी पैकिंग करने के लिए, यानी पैकिंग, अगर हम फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकिंग करके भेजते हैं तो पैकिंग के लिए जो अच्छी क्वालिटी के जो फल होते हैं उनकी हमारे पास क्या है? कमी है। नंबर 3, लंबी दूरी के परिवहन, लंबी दूरी के परिवहन की लंबी दूरी के परिवहन के दौरान क्षति होना। तो लंबी दूरी के परिवहन के दौरान क्षति होना, तो ये इसकी कमियां हैं। तो दोबारा से देखते हैं, फल एवं सब्जी प्रदर्शन किसे कहते हैं? इसके लाभ, महत्व बताइए या उद्देश्य बताइए, इसकी हानि है या सीमाएं क्या है या कमी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फल एवं सब्जी को कम समय से लेकर ज्यादा समय तक या लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना ही फल एवं सब्जी परिरक्षण कहलाता है। लाभ क्या है? जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते हैं वह फलों को परिरक्षित करके भेजा जा सकते हैं। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ फल पैदा नहीं होते हैं, तो उन स्थानों पर हम क्या करेंगे? फलों को परिरक्षित करेंगे और उन स्थानों पर भेजने का कार्य करेंगे, जिससे हमें ज्यादा अर्निंग होगी। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल हमें साल भर प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से अगर हम उनको उनका परिरक्षण कर लेते हैं तो स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल हमें पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। वरना सीजन पे जैसे बहुत सारी चीजें क्या आती हैं? सीजन पर आती हैं, और सीजन खत्म होने के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। परंतु जो बाद में भी हमें मिलते रहते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? परिरक्षण की वजह से ही मिलते रहते हैं। फलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। जो फल होते हैं परिरक्षण करके हम फलों को खराब होने से बचा सकते हैं। इसके बाद हानि क्या है? तो फल परिरक्षण के लिए
कच्चे माल की कमी होना। तो फल परीक्षण के लिए क्या है, हमारे पास कच्चे माल की कमी। नंबर 2, डिब्बाबंदी के लिए अच्छे फलों की कमी होना, यानी जो डिब्बों में पैक करके जो फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो फल होते हैं वो उनकी हमारे देश में कमी है, उनको हम क्या विदेशों में भेज देते हैं, लोकल में नहीं रखते। लंबी दूरी के परिवहन के दौरान क्षति होना है, अगर लंबी दूरी के परिवहन यानी बहुत दूर भेजना है हमें फलों को, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी भेजना है, तो लंबी दूरी के परिवहन के दौरान क्या होता है, जो हमारे फल होते हैं सब्जियां होती हैं वो उनको क्षति या नुकसान ज्यादा होता है। तो ये क्या है, हानि है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि फल एवं सब्जी परीक्षण की विधियों के नाम लिखिए, यानी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा फल एवं सब्जियों को परीक्षित किया जा सकता है। तो फल एवं सब्जी परीक्षण की विधियां कौन कौन सी विधियों के द्वारा फल एवं सब्जी को हम क्या कर सकते हैं, परीक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीनी द्वारा परीक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं कि शक्कर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फलों को हम परीक्षित कर सकते हैं। नंबर 2, नमक द्वारा, नमक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फलों एवं सब्जियों को हम परीक्षित कर सकते हैं। नंबर 3, तेल एवं मसालों द्वारा, तेल एवं मसाले के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फल एवं सब्जियों को परीक्षित कर सकते हैं। किण्वन द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा भी हम फल एवं सब्जियों को क्या कर सकते हैं, अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 5, एसिटिक अम्ल द्वारा, जो एसिटिक अम्ल होता है उसके द्वारा भी हम फल एवं सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फलों एवं सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6, 7, शीत संग्रहण, यानी ठंडी जगह स्टोरेज करने से भी हम इनको क्या कर सकते हैं, अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 8, रासायनिक परिरक्षियों द्वारा, रासायनिक परिरक्षक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फल एवं सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम देखते हैं फल एवं सब्जी परिरक्षण की विधियां, यानी फलों एवं सब्जियों को कौन कौन सी विधियों के द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। तो पहला है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के द्वारा, अगर आप जैसे मुरब्बा बनाते हो, मुरब्बा में हम क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, और चीनी डालने से ही वो क्या है, अधिक दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। अगर चीनी नहीं डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अचार बनाते हैं, अचार में हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, नमक की वजह से वो क्या है, ज्यादा दिनों तक बचा हुआ रहता है। तेल एवं मसालों के द्वारा, उसमें हम तेल भी डालते हैं, तेल से भी और मसालों के द्वारा भी वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। किण्वन की क्रिया के द्वारा, जैसे दूध है, सॉरी, किण्वन की क्रिया के द्वारा भी क्या करते हैं हम, फल एवं सब्जियों, यानी बहुत सारी किण्वन की क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फल एवं सब्जियों को क्या करें, अधिक दिनों तक फल से। एसिटिक अम्ल द्वारा, जो एसिटिक रसायन आता है, एसिटिक एसिड, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अधिक दिनों तक फल एवं सब्जियों को रख। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी जो फल एवं सब्जियां हैं उनको निर्जलीकरण यानी उनके पानी को, 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 निर्जलीकरण यानी उनके पा
निर्जलीकरण, फल एवं सब्जियां हैं उनको अधिक दिनों तक हम उसके फलों एवं सब्जियों के पानी को निकाल देते हैं और निर्जलीकरण कर देते हैं, और जिससे वो उसे अधिक दिनों तक संग्रह कर सकते। जैसे अंगूर है, अंगूर को हम पानी को निकाल देते हैं तो किसमिस या मुरक्का हमें प्राप्त होती है, और जो हम अधिक दिनों से सुरक्षित रख सकते हैं। शीत संग्रहण यानी कोल्ड स्टोरेज में हम रखकर, रासायनिक परिरक्षी पदार्थ होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, हम रासायनिक परिरक्षियों द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अधिक दिनों तक फलों एवं सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये विधियां हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या है वो देखते हैं हम। डिब्बाबंदी करने से पहले फलों एवं सब्जियों को डिब्बाबंदी करने से पहले फलों एवं सब्जियों को उबलते हुए पानी में उपचारित करना। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट तक उपचारित करना ही क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। और ब्लीचिंग हमें 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ही करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या है। तो ब्लीचिंग के लाभ, तो ब्लीचिंग का जो पहला लाभ है वो है सब्जियों की सफाई की जा सकती है, यानी ब्लीचिंग करने से सब्जियों की क्या हो जाती है? सफाई हो जाती है। तो सब्जियों की सफाई की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, हरी सब्जियों का रंग निखर आता है। हरी सब्जियों में क्या हो जाता है? उसका रंग निखर आता है। नंबर 3, पत्तेदार सब्जियों का आकार कम हो जाता है। तो कितने पॉइंट? 3 लिख दिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो ब्लीचिंग किसे कहते हैं? डिब्बाबंदी करने से पहले फलों एवं सब्जियों को उबलते हुए गर्म पानी में 5 मिनट तक उपचारित करना ही क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। ब्लीचिंग को हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ही क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अब इसके लाभ क्या है? तो पहला लाभ लिखा था सब्जियों की सफाई की जा सकती है। तो जो सब्जियां होती हैं अगर ब्लीचिंग करती है तो सब्जियों की सफाई हो जाती है। दूसरा, हरी पत्तियों का क्या होता है? रंग निखर आता है। जो हरी पत्तियां उनका कलर कैसा हो जाता है? वो निखार आ जाता है। पत्तेदार सब्जियों का क्या होता है? आकार कम हो जाता है या घट जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सब्जियों के ऊपर ऊपरी एंजाइम्स, ऊपरी सब्जियों के ऊपर हानिकारक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। जो सब्जियों के ऊपर जो हानिकारक एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा ब्लीचिंग वाला प्रश्न हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग और फार्मिंग में अंतर। वैसे पिछला प्रश्न कराने की आवश्यकता नहीं थी, यही करा दिया जाता। ब्लीचिंग व फार्मिंग में अंतर बताइए। तो ब्लीचिंग और हमें फार्मिंग में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो जो ब्लीचिंग होता है वो मैंने अभी बताया था कि आप फलों तथा सब्जियों के रंग को निखारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखेंगे, यह फल एवं सब्जी के रंग को
निखारने के लिए करते हैं। तो जो ब्लीचिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फल एवं सब्जियों के रंग को निखारने और उसके रंग को बचाने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया किसके बारे में? ब्लीचिंग के बारे में। और जो फार्मिंग होता है वो क्या करता है? या फल एवं सब्जियों को कठोर बनाने के लिए करते हैं। यह फल एवं सब्जियों को कठोर बनाने के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? ब्लीचिंग फल एवं सब्जियों के रंग को निखारने के लिए तथा फार्मिंग फल एवं सब्जियों को कठोर बनाने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका प्रयोग सब्जियों के निखार लाने के लिए किया जाता है। यानी जो फार्मिंग है उसका वो सॉरी ब्लीचिंग है उसका प्रयोग सब्जियों में निखार लाने के लिए करते हैं। तो ब्लीचिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? सब्जियों में निखार लाने के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग सब्जियों को टूटने से बचाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सब्जियों में निखार लाने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग सब्जियों के डंठलों को टूटने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें फलों एवं सब्जियों को 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में उपचारित करते हैं। यानी इसमें ग्रीसिंग में क्या करते हैं? फलों एवं सब्जियों को 5 मिनट तक उबलते हुए यानी खोलते हुए पानी में क्या करते हैं? हम उपचार करने का कार्य करते हैं। वो इसमें चूने के घोल से उपचारित करते हैं। फार्मिंग में हम क्या करते हैं? फलों को चूने के घोल में डालते हैं जिससे उनमें कठोरपन आ जाता है और सब्जियां टूटने से बच जाती हैं। अगर जैसे प्रश्न आ जाए कि फार्मिंग किसे कहते हैं, तो फार्मिंग किसे कहते हैं? फलों एवं सब्जियों को कठोर बनाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए चूने के घोल में उपचारित करना ही क्या कहलाता है? फार्मिंग कहलाता है। क्या है? फार्मिंग किसे कहते हैं? फलों एवं सब्जियों को कठोर बनाने के लिए, सब्जियों को टूटने से बचाने के लिए चूने के घोल में उपचारित करना ही क्या कहलाता है? फार्मिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है निर्जलीकरण क्या है? इसके लाभ या महत्व तथा सीमाएं बताइए कि कौन कौन सी हानि है। तो हम पहले तो देखते हैं निर्जलीकरण होता क्या है। तो फल तथा सब्जियों को पूर्ण नियंत्रण में उनके पानी के अंश को उचित सीमा तक अलग करते हैं। क्या है? फल तथा सब्जियों में क्या है? पूर्ण नियंत्रण, अच्छे प्रकार से नियंत्रण रख के उसमें जो पानी है, पानी के अंश को हम क्या करते हैं? अच्छी उचित सीमा तक, यानी जितनी आवश्यकता हो उस तक हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। जो कि और उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक मूल्य होते हैं, उनको प्रभावित किए बिना संभव, यानी उनमें से जो पोषक तत्व वो बिल्कुल भी नष्ट ना हो, तो अभी हम उस क्या कहेंगे? निर्जलीकरण कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि निर्जलीकरण के लाभ क्या है। अगर आप निर्जलीकरण करते हो फलों या सब्जियों का,
तो उसका लाभ क्या है? तो लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई निर्जलीकरण के लाभ क्या है। तो पहला लाभ है फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आप निर्जलीकरण करते हो सब्जियों का या फलों का, तो फलों एवं सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि आप अंगूर है, अंगूर जल्दी खराब हो जाएगा, 1-2 दिन में खराब हो जाएगा अगर आप उसका प्रदर्शन नहीं करते। अगर अंगूर से आपने किशमिश बना ली तो आप घरों में काफी दिनों तक उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि खाद्य पदार्थ की सड़न एवं खराबी की संभावना कम करता है। यानी अगर आप निर्जलीकरण करते हो तो जो खाद्य पदार्थ जो फल एवं सब्जी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें सड़न एवं खराबी से बचाता है। यानी खाद्य जो पदार्थ होते हैं तो अगर आपने उनका निर्जलीकरण कर दिया तो वो सड़ने से बच जाएंगे। दूसरा, वो खराब नहीं होंगे, इसकी संभावना कम हो जाती है, तो इनको बचाने का कार्य करता है। तीसरा, वायु का उचित नियंत्रण करने से नमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। नंबर 3, वायु का उचित नियंत्रण करने से नमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। अगर आप वायु को उचित नियंत्रण में क्या करोगे करने से और नमी जो होती है उसके अंदर उसको आप सरलता से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम निर्जलीकरण के ये हमारे लाभ है। अब हम देखते हैं कि निर्जलीकरण की हानि क्या है। तो हानि के बारे में देखते हैं। तो हानि में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। अगर आप फलों एवं सब्जियों का निर्जलीकरण करते हो, उसमें से पानी को निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, एक साथ अधिक फलों को या सब्जियों को निर्जलीकरण नहीं किया जा सकता है। एक साथ अधिक फलों का निर्जलीकरण नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास ज्यादा फल है तो आप एक साथ क्या नहीं कर सकते, अधिक फलों को निर्जलीकरण नहीं कर, यानी उनको आप एक साथ नहीं सुखा सकते। नंबर 3, सावधानी न बरतने पर फल ज्यादा सूख जाते हैं या जल जाते हैं, ज्यादा सूख जाते हैं और खराब हो जाते हैं। अगर आप सावधानी नहीं रखी है, जैसे आप मशीनों में क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण कर रहे हैं फलों को, और सावधानी आपने नहीं बरती,
तो फल क्या हो जाएंगे, ज्यादा सूख जाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएंगे, फल खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा निर्जलीकरण किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा इसके उद्देश्य या लाभ और हानि या सीमाओं के बारे में बताइए। तो हमने बोला कि फल तथा सब्जियों से पूर्ण नियंत्रण में उसके पानी के अंश को उचित सीमा तक अलग कर देना, जो कि उनके पोषक मूल्यों को प्रभावित किए बिना संभव हो, निर्जलीकरण कहलाता है। इसके लाभ क्या है, तो फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखा जाए, फल और सब्जी हैं उनको अधिक दिनों तक आप सुरक्षित रख सकते। खाद्य पदार्थ को सड़न एवं खराबी से बचाया जा सकता है, जो खाद्य पदार्थ है उनको सड़न से और खराबी से बचाया जा सकता है। वायु का उचित नियंत्रण करने से नमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। अगर आपने फलों में वायु का उचित नियंत्रण कर दिया तो उसके अंदर जो नमी होती है उसको आप क्या कर सकते हो, सरलता से दूर कर सकते हो। हानि क्या है, तो इसके लिए मशीनों की आवश्यकता होगी, ये कार्य करने के लिए क्या है, मशीनों की आवश्यकता होगी जो महंगी होंगी और प्रत्येक व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। एक साथ अधिक फलों को निर्जलीकरण नहीं किया जा सकता, मशीन से आप एक साथ ज्यादा फलों को सुखा नहीं सकते हो, बिना पानी का निर्जलीकरण या सुखाना नहीं जा सकता है। सावधानी न बरतने पर फल ज्यादा सूख जाते हैं, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो फल ज्यादा सूख जाएंगे, जो कि मार्केट में कीमत कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये हमारा प्रश्न था जो पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसके बाद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फल एवं सब्जी का भविष्य बताइए। भारत में फल एवं सब्जी का क्या भविष्य है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या था, भारत में फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण का भविष्य बताइए। तो भारत में फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण का क्या भविष्य है वो हम देखते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के फल, जो भारत में हमारे देश में क्या है, जो विभिन्न प्रकार के फल है वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं, वो हमें कम पैसों में हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें परिरक्षित करके अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनको परिरक्षित करके हम क्या कर सकते हैं, बाद में अधिक पैसों पर बेचा जा सकता है। मान के चले आज टमाटर मौसम पर 2 रुपए किलो या 4 रुपए किलो बिकता है, जब वही टमाटर आना पैदावार होना बंद हो जाती है, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज से निकलता है, तो वही टमाटर हमें क्या कैसा प्राप्त होता है, महंगा 40-50 रुपए किलो प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हम क्या है, जब सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं तो हमें उन्हें क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख लेना चाहिए, उसके बाद हमें अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। नंबर 2, परिरक्षित फल एवं सब्जी को विदेशों में भेजकर, परिरक्षित जो फल एवं सब्जी है उनको हम कहा विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, फलों तथा सब्जियों को खराब होने से बचाया सकता है। तो बोलेंगे हम भविष्य क्या है, भारत में फल एवं सब्जी परिरक्षण का भविष्य कैसा है, उज्जवल है, उसके बाद हम ये पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।